नमस्कार दोस्तों। आपने अक्सर सुना होगा कि डॉलर के मुकाबले रुपीस का रेट कम हो रहा है और ये कम होता ही जा रहा है। आज़ादी के टाइम $1 के मुकाबले 3.3 रुपीस मिला करते थे, जो 1990 से आते जाते 17.5 रुपीस के बराबर हो गया। आज से 5 साल पहले देखें तो $1 65 रुपीस का था और आज का रेट चेक करें तो $1 82 रुपीस का है। पर ये डिसाइड कौन करता है कि $1 के कितने रुपीस मिलेंगे? चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। Indian rupee has breached 80 against the US dollar. It's a record low. दोस्तों, हमारी वीडियो की शुरुआत एक एग्जाम्पल से करते हैं। हम सब्जी मंडी में अक्सर टमाटर लेने जाते हैं। हम भैया से पूछते हैं, भैया टमाटर का क्या भाव चल रहा है, और वो हमें 10 रुपये किलो या 20 रुपये किलो जो भी उसका भाव चल रहा हो बता देता है। पर कभी कभार आपने ध्यान दिया हो तो टमाटर का भाव आसमान छू रहा होता है। ऐसा क्यों? ये सारे गेम है डिमांड एंड सप्लाई की। अब इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए मार्केट में हर दिन 100 किलो टमाटर आते हैं और टमाटर खरीदने वाले 10 बायर्स हैं। अगर किसी कारणवश ये 100 किलो टमाटर ना आने की जगह सिर्फ 50 किलो टमाटर ही मार्केट में आए तो इस टमाटर का भाव बढ़ जाएगा, क्योंकि डिमांड तो उतनी ही है पर सप्लाई कम हो गई है। इसी तरह अगर मार्केट में सप्लाई ज़्यादा आ जाए और डिमांड कम हो जाए तो यही टमाटर का रेट कम हो जाएगा। 100 किलो की जगह अगर किसी दिन 120 किलो टमाटर मार्केट में आ जाए और ख़रीदने वाले 10 लोगों की जगह सिर्फ 8 लोग रह जाएं तो वही टमाटर का रेट हर बायर को कम देना पड़ेगा। दोस्तों, करेंसी एक्सचेंज रेट भी कुछ इसी तरह काम करती है। मैंने आपको ये एग्जांपल एक बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन बताया है, पर करेंसी का खेल भी कुछ इसी तरह का है। इसी कारणवश $1 के बदले कितने रुपीस मिलेंगे ये कोई एक एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन कभी भी डिसाइड नहीं करती, बल्कि ये डिसाइड करता है मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये टमाटर की एग्जाम्पल पैसों पे कैसे लागू करती है। तो दोस्तों, पैसों का खेल भी कुछ टमाटर की तरह ही है। लोग पैसों को भी इंटरनेशनल मार्केट में इसी तरह खरीदते और बेचते हैं, जिसके कारण इनके रेट्स ऊपर और नीचे होते रहते हैं। चलिए इसको भी एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए यूएसए की एक फैमिली को इंडिया वेकेशन पर आना है और यहाँ घूमने के लिए उन्हें होटल, खाने पीने का खर्चा सब करना है, जो कि इंडियन रुपीस में ही किया जाएगा। इसीलिए वो डॉलर देके इंडियन रुपीस खरीदेंगे ताकि वो अपनी वेकेशन पर पैसे खर्च कर सके। पर दोस्तों, ये एग्जांपल तो बहुत छोटे लेवल की है। बड़े लेवल पर देखें तो देश भी जब दूसरी कंट्री से कोई सामान खरीदते हैं तो उन्हें भी इसी तरह पैसे खरीदने और बेचने पड़ते हैं। मान लीजिए अगर इंडिया को कल को सऊदी अरेबिया से ऑयल खरीदना हो तो ऑयल खरीदने के लिए उसे पहले $US खरीदने पड़ेंगे, जिसकी मदद से फिर वो सऊदी अरेबिया को पेमेंट करेगा और ऑयल खरीद पाएगा। अब ये डील $US में ही क्यों, इंडियन रुपीस या सऊदी रियाल में क्यों नहीं हो सकती, इस बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में समझाऊंगा। पर अभी के लिए हम ये समझ लेते हैं कि अगर इंडिया को सऊदी अरेबिया से ऑयल खरीदना है तो उसे पहले $US खरीदने पड़ेंगे, फिर वो $US से सऊदी अरेबिया को पेमेंट करेगा, जिसके बाद सऊदी अरेबिया उस $US को अपनी लोकल करेंसी में कन्वर्ट कराएगा। तो इसी तरह करेंसीज को खरीदने और बेचने का काम इंटरनेशनल मार्केट पे लगा रहता है और इसी सप्लाई और डिमांड के बीच करेंसीज की वैल्यू सेट होती है। दोस्तों, ये एग्जांपल सिर्फ ऑयल को ही नहीं, इंडिया के द्वारा खरीदे जाने वाली हर चीज़ पे इम्प्लीमेंट होती है। इंडिया दूसरी कंट्री से जो भी सामान इंपोर्ट कराता है वो सारा सामान $US में खरीदा जाता है, जिससे आप समझ ही सकते हैं कि इंडिया को कितनी ज़्यादा अमाउंट में $US खरीदने पड़ते हैं। और इंडिया ही इकलौते कंट्री नहीं है जो दूसरी कंट्री से सामान खरीदने के लिए $US का इस्तेमाल करे। दुनिया की लगभग हर कंट्री $US का इस्तेमाल ऐसी पेमेंट्स के लिए करती है और इसी कारण $US की डिमांड मार्केट में बढ़ते होने के कारण $US का रेट इंडियन रुपीस के मुकाबले बढ़ रहा है। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की ऑफिशियल वेबसाइट का डाटा देखें तो सिर्फ साल 2022 के जनवरी महीने में इंडिया ने दूसरी कंट्री से $52.01 बिलियन USD का इंपोर्ट किया था, जो पिछले साल के मुकाबले 23.74% ज़्यादा था। तो आप इससे हिसाब लगा ही सकते हैं कि इंडिया को कितने ज़्यादा $US खरीदने पड़ते हैं, जिससे ऑब्वियसली $US की डिमांड बढ़ती है और इंडियन रुपीस उसके सामने कमज़ोर होता है। पर हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे इंडियन रुपीस की डिमांड बढ़े? तो दोस्तों, जो सबसे पहली चीज़ हम कर सकते हैं वो है टूरिज़्म। टूरिज़्म को बढ़ावा देने से कंट्री को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। जब दूसरी कंट्री के लोग इंडिया में घूमने के लिए आते हैं तो वो इंडियन रुपीस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे इंडियन रुपीस की डिमांड बढ़ती है। इसके अलावा दोस्तों, एक्सपोर्ट एक मेजर रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री की इकॉनमी और उसकी करेंसी की वैल्यू पर। इंडिया का ट्रेड डेफिशिएंट ज़्यादा होने के कारण ऑलरेडी इंडियन रुपीस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान सहना पड़ रहा है। अब ट्रेड डेफिसिट क्या होता है?
हर कंट्री दूसरी कंट्री को कुछ सामान एक्सपोर्ट करती है और कुछ सामान इंपोर्ट करती है। दोस्तों, अगर कोई कंट्री एक्सपोर्ट ज़्यादा करे और इंपोर्ट कम करे तो उसे ट्रेड सरप्लस में कहा जाता है, पर अगर कोई कंट्री दूसरी कंट्री से इंपोर्ट ज़्यादा करे और एक्सपोर्ट कम करे तो उसे ट्रेड डेफिसिट में कहा जाता है। इंडिया अपना मोस्ट ऑफ द ऑयल दूसरी कंट्री से बाय करता है, जिस कारण वो हर साल ट्रेड डेफिसिट में ही रहता है। अगर इंडिया अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाता है तो उससे इंडियन करेंसी की भी डिमांड बढ़ेगी, जिससे इंडियन करेंसी की वैल्यू खुद ब खुद ऊपर जाएगी। पर दोस्तों, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना कोई आसान काम नहीं है। एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए दूसरी कंट्रीज में आपके सामान की एक डिमांड होनी चाहिए, जो फिलहाल बहुत कम है। इंडियन मार्केट को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिसके कारण वो अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सके और इंडियन सामान की डिमांड दूसरी कंट्रीज में बढ़े। दोस्तों, इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं जो आपकी करेंसी वैल्यू पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालती है, जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती हैं। अगर दूसरी कंट्रीज़ की कंपनी हमारे यहाँ इन्वेस्ट करती है तो इससे इंडिया का फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ता है, जिससे रुपीज़ की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। यही अगर हम चाइना को देखें तो पिछले 30 सालों में चाइना की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के कारण दुनिया भर की कंपनीज चाइना में अपनी मैन्युफैक्चरिंग ले गई, जिसके कारण चाइना का एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। और दोस्तों, इसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के कारण चाइना आज इतना अमीर बन सका है और उसकी करेंसी की भी वैल्यू इंडियन रुपीज़ के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी करेंसी की वैल्यू पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डाल सकती है। पर आपने कभी सोचा है कि $1 की वैल्यू अगर 1 रुपीज़ के बराबर हो जाए तो उससे क्या होगा? अगर इस बारे में आपको वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। धन्यवाद।